बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तुम्हें कितनी बार कहा है कि बारिश में मत भीगा करो। तुम्हें तो सिर्फ हाथों की जबान समझ आती है। खुले आसमान के नीचे मैं बारिश में भीग रही थी जब अचानक ही दादी अम्मा ना जाने कहां से आ गईं और हाथ में पकड़ी हुई लाठी अपनी पूरी कुव्वत से मेरी कमर पर मारी और साथ में हमेशा की तरह डांटा भी। हाय अल्लाह, मैं मर गई। मेरी कमर तोड़ दी। एक हाथ से कमर को सहलाने की नाकाम कोशिश करते हुए मैंने कहा और भागकर दादी जान से चंद कदम दूर जाकर खड़ी हो गई। आज तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तुम्हें प्यार मोहब्बत की जबान समझ नहीं आती। दादी ने मेरे करीब होकर एक बार फिर लाठी से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मैं चौकन्ना थी, इसलिए दौड़ती हुई कमरे में आ गई। आसी, अब भीगे कपड़े और गंदे पांव लेकर कमरे में आ गई हो। सारा कमरा गंदा कर दोगी। मामा ने मुझे कमरे में जाता देखकर गुस्से से कहा। कहाँ जाऊं दादी जान, लाठी चार्ज कर रही हैं और आप कहीं पनाह नहीं लेने दे रही। कमरे के वस्त में खड़े होकर मैंने दुहाई दी। कपड़े भीगे हुए थे जिनसे नुचड़ता हुआ पानी कालीन को भी गीला कर रहा था। आज तुम्हारी बेटी की खैर नहीं है। इसने कोई बात भी ना मानने की कसम उठाई हुई है। आज इसकी टांगें तोड़कर बिस्तर पर फेंकूंगी, तब इसे समझ आएगी कि किसी की बात सुननी या माननी भी होती है। दादी अम्मा ने लाठी को हवा में लहराते हुए कहा। अपनी जान बचाने के लिए कमरे से निकलकर मामा के सोफे के पीछे खड़ी हो गई। अब गर दादी अम्मा मुझे मारने की कोशिश करती तो जरा सा निशाना चूक जाने पर मामा भी इस हमले की जद में आ सकती थी। दादी अम्मा हवा में डंडा लहरा लहरा कर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं खुद को बचाने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी। लगता है दादी अम्मा में बशीर पहलवान मरहूम की रूह घुस आई है। मुझे जमीन पर गिराकर जब तक मेरी अच्छी तरह से दुर्गत नहीं बना लेती, पीछे हटने वाली नहीं है। मामा के दाएं बाएं होकर खुद को बचाते हुए मैंने कहा, बशीर पहलवान की नहीं, सोमो रेसलर की रूह लग रही है जो जमीन की बजाय हवा में ही तुम्हारी ठुकाई करना चाहती है। दादी अम्मा ने हिसाब बराबर करते हुए कहा। बहुत देर से मुझे मारने की कोशिश करने की वजह से अब दादी अम्मा थक चुकी थीं और उनका सांस फूल रहा था। अम्मा जी बस कर दें, जब आपके करीब आएगी ना फिर पकड़ लेना। मामा ने दादी अम्मा का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए कहा और साथ में एक मुफ्त मशवरा भी दे दिया था। इतना अच्छा मौसम है, इस मौसम में कोई पागल ही होगा जो कमरे में छुप कर बैठेगा। दादी अम्मा के सामने गोल गोल घूमते हुए मैंने कहा, तबस्सुम अपनी बच्ची को समझा लो, ये अब छोटी नहीं है जो मेरे सामने इस तरह घूम रही है। दादी अम्मा मुझसे नाराज हो चुकी थी, इसलिए मामा को मुखातिब करके बोली, आसिया तुम्हें समझ नहीं आ रही कि दादी अम्मा क्या कह रही हैं? दादी अम्मा के हाथ से लाठी पकड़कर दीवार के सहारे खड़े करते हुए मामा ने कहा, मुझे समझ नहीं आती कि बारिश में भीगना कौन सा गुनाह और कौन सी फर्द जुर्म आयद होती है। दादी अम्मा के गुस्से से सुर्ख होता चेहरा देखकर मैंने पूछा, कितनी बार तुम्हें समझाया है कि इस नई आबादी वाले इलाके में अभी ज्यादा लोग आबाद नहीं हुए। जगह जगह खाली प्लाट और दरख्त उगे हुए हैं। रात के वक्त ड्राउनी आवाजें भी सुनाई देती हैं। खुला चेहरा और खुले बाल देखकर कोई जिन्नात पीछे पड़ गए तो फिर तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। दादी अम्मा ने मेरे इज्तिहादी लहजे को नजरअंदाज करते हुए गुस्से से कहा। ये बातें दादी अम्मा 1000 बार मुझसे कह चुकी थी और मुझे जिन्नात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। दादी अम्मा, फिर तो एक और मसला भी हो गया। चेहरे पर आई मुस्कुराहट छुपाते हुए मैंने संजीदगी से कहा, क्या मसला हो गया? कोई ऐसी वैसी मखलूक देख तो नहीं ली? दादी अम्मा ने परेशानी से पूछा। मामा भी फिक्रमंद दिखाई देने लगी। बारिश में मैं अकेली तो नहीं भीगी, मेरे साथ एक और लड़की भी बारिश में खड़ी थी। संजीदा अंदाज से मैंने कहा, अरे लड़की बावली तो नहीं हो गई? कौन सी लड़की थी? हमें तो कोई दिखाई नहीं दी। दादी अम्मा ने हैरानगी से पूछा, आपको कैसी दिखाई देती? क्योंकि आप वो लड़की तो खुद ही थी मेरे साथ। तो आप भी बारिश में भीग गई हैं? अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए मैंने कहा। मेरी बात सुनकर मामा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। तो बस तुम्हारी बेटी बिल्कुल बावली हो चुकी है। इसके बाप को मैं इसकी शिकायत करूंगी। इसे छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं रहा।
मेरी बात सुनकर दादी मजीद बिगड़ गई थी और शोला बार निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। इतने गुस्से से क्यों देख रही हैं? आप ही ने तो बताया था कि जिन्नात की उम्र बहुत ज्यादा होती है। 150-200 साल का जिन हो तो उसका भी बचपन ही होता है। आपकी उम्र तो अभी सिर्फ 70 साल है। इस हिसाब से तो आप भी उनके सामने अभी बिल्कुल नौजवान लड़की ही होंगी और आपके हुस्न के सामने मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। गुस्से से सुर्ख होते दादी के गोरे गोरे गालों को छूते हुए एक अदा से मैंने कहा और अपने कमरे में आ गई। मैं जानती थी कि मेरी बात सुनने के बाद दादी अम्मा का ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ जाएगा। यह भी मुमकिन था कि वो गुस्से में कोई जूता उठाकर मेरी तरफ फेंक देती। इस उम्र में भी उनका निशाना बहुत कमाल का था। कमरे में अलमारी से कपड़े निकालकर गीले कपड़े मैंने तब्दील कर दिए। बारिश मेरी कमजोरी थी। बरसती बारिश को देखकर मैं आप पर काबू ना रख सकती थी और अक्सर ही बारिश में नहाने के लिए बाहर चली जाती थी। हर बार दादी अम्मा से मुझे डांट खाना पड़ती थी। बरसात के मौसम में बारिश का कुछ पता नहीं चलता। अचानक से ही मौसम तब्दील हो जाता है और बादल आसमान पर छा जाते हैं और देखते ही देखते बारिश बरसने लगती है। सर्दी के मौसम में बारिश में नहाना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं तो बारिश की दीवानी हूं, इसलिए सर्दियों में भी बारिश में भीगने से कोई खौफ महसूस नहीं करती। उसके बाद चाहे पूरा हफ्ता बुखार में तड़पती रहूं। ना जाने दादी अम्मा को ऐसा क्यों महसूस होता था कि नौजवान लड़कियों को बारिश में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरी इस कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बारिश के मौसम में भीगना मुझे बहुत पसंद है। जब से हम अपने इस नए घर में शिफ्ट हुए थे, दादी अम्मा की पाबंदियां ज्यादा बढ़ गई थीं। हमारे घर के दाएं और बाएं दोनों तरफ प्लॉट खाली थे। इससे आगे एक मकान बना हुआ था। इसी तरह थोड़े थोड़े वक्फे से मकान बने हुए थे। ये ज्यादा आबादी वाला इलाका न था। इसी वजह से दादी अम्मा को डर लगता था कि इस इलाके में जिन्नात भी बसते होंगे और नंगे सर और बाल खोलकर मुझे कमरे से बाहर नहीं जाने देती थी। बारिश में भीगने पर तो उनका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता था। मैं उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश करती थी कि खौफजदा रहकर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो इसी बात पर बजिद थीं कि हमारे इस इलाके में आबादी बहुत कम है और दरख्त भी काफी तादाद में मौजूद हैं, तो मुमकिन है कि जिन्नात हमें तकलीफ पहुंचा सके या हमारी वजह से उन्हें कोई तकलीफ उठानी पड़े, तो फिर वो हमारे दुश्मन बन जाएं। जबकि दादी अम्मा की ये बातें सुनकर मुझे हंसी आ जाती थी। दादी अम्मा आप बहुत मासूम हैं। आपका क्या ख्याल है कि जिन्नात इतने फारिग होते हैं कि वो इंतजार करते रहें कि हम उन्हें तंग करें और वो फिर हमसे बदला लें? अगर हमारे घर में लगे हुए दरख्तों पर या किसी के घर में या प्लॉट में रहते होते तो वो अब तक हमारे सामने आ चुके होते। हमसे पहले भी यहाँ पर लोग रह रहे थे, कभी किसी ने शिकायत नहीं की। दादी अम्मा के जहन से जिन्नात का खौफ निकालने के लिए मैं उन्हें तरह तरह की दलीलें देती और समझाने की कोशिश करती, लेकिन दादी अम्मा को तो मेरी बात समझ ना आती थी। आज तो दादी अम्मा ने मुझको लाठी चार्ज किया था और ये उनके गुस्से की इंतहा थी। कपड़े तब्दील करके मैं अपने कमरे ही में बेड पर लेट गई। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि कमरे से बाहर गई तो दादी अम्मा और मामा दोनों से दोबारा डांट सुनना पड़ेगी। फोन पर गेम खेलते मुझे एहसास ही ना हुआ और मैं सो गई। आजकल कॉलेज की छुट्टियां थी, इसलिए सुबह देर तक सोना मामूल बन चुका था। दिन के 11 बजे कमरे से बाहर आई तो हस्बे मामूल मामा दिन का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। रात को बारिश हुई थी, लेकिन उस वक्त गर्मी उरूज पर थी। इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था कि रात को बारिश बरसी है। बरसात के मौसम में हब्स की वजह से गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। हवा तो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। यही वजह है कि बरसात के मौसम में हवा बंद हो जाने की वजह से हब्स बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। दादी अम्मा हाल में तख्त पोश पर बैठी जिक्र अज़कार करने में मशगूल थी। मुलाजमा घर की सफाई करके फारिग हो चुकी थी और अब पंखे के नीचे बैठकर पसीना सुखा रही थी। मामा प्लीज मेरे लिए भी नाश्ता बना दें, बहुत जोर की भूख लग रही है। किचन के दरवाजे पर खड़े होकर मैंने मामा से कहा और तख्त पोश पर दादी अम्मा की गोद में सर रख कर लेट गई। दादी अम्मा ने आंखें खोल कर देखा और दोबारा पढ़ने में मशगूल हो गई।
मैं जानती थी कि दादी अम्मा कभी भी मुझसे नाराज नहीं हो सकती। जफर भाई दोस्तों के साथ नारान और कागान की सैर के लिए गए हुए थे। उन दिनों मैं घर में अकेली थी, इसलिए हर तरह से लाड उठवा रही थी। मामा ने नाश्ता बनाया और मुझे आवाज दी। किचन से नाश्ता लेकर मैंने तख्त पोश के साथ रखे हुए टेबल पर रखा और नादीदगी की तरह खाने पर टूट गई। दादी अम्मा तस्बीह एक तरफ रख कर मेरी तरफ गौर से देखने लगी। अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो जिसे हर बात बतानी पड़े। आराम से सुकून से नाश्ता करो, तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ है। दादी अम्मा ने अफसोस भरे अंदाज से कहा, पता नहीं आपको क्या होता जा रहा है, हर बात पर और हर काम पर आप मुझे डांटती हैं। मैंने मुंह बसोरते हुए कहा और आराम से खाने लगी। तुम तो मेरी प्यारी शहजादी हो, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगी। दादी अम्मा ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत खूब, बहुत खूब। कल शाम को जो डंडे के साथ मेरी पिटाई हो रही थी वो तो बिल्कुल भूल चुकी हैं। ये भी सही कहा आपने। आपको कहाँ याद होगा, उस वक्त तो आप कह रही थी कि सोमो रेसलर की रूह आपके अंदर आ चुकी है और वही मुझे मार रही है। दादी अम्मा की मोहब्बत जताने पर मैंने जल्दी से उन्हें याद करवाया। वो तो मैं इसलिए कह रही थी ना कि तुम दोबारा ऐसी हरकत ना करो। मेरा शिकवा सुनने के बाद दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी दादी, आप तो बहुत कमाल की खातून हैं। ना जाने जिन्नात से आपको क्या मसला है, हर वक्त उन्हें क्यों याद करती रहती हैं। दादी की बातें याद करते हुए मैंने कहा, तुम्हें मेरी बात क्यों समझ नहीं आती। जिन्नात भी बिल्कुल इंसानों की तरह अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक हैं। इंसानों ही की तरह जिन्नात भी खानदान रखते हैं, शादियां करते हैं, खाते पीते और मरते भी हैं। लेकिन तुम न जाने क्यों जिन्नात के वजूद पर एतबार नहीं करती। दादी अम्मा ने तफसील से समझाते हुए कहा और मुझसे शिकवा भी कर दिया। ओहो दादी अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं। मुझे जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ कि जिन्नात हमें कुछ नहीं कह सकते। उनकी दुनिया है और वो अपनी दुनिया में मसरूफ रहते हैं। अगर बाल खोलो तो जिन्नात पीछे पड़ जाते हैं, दुपट्टा सर से उतर जाए तो जिन्नात पीछे पड़ जाते हैं। हत्ता कि शाम के वक्त पर अकेले छत पर जाने से भी जिन्नात लड़कियों के पीछे लग जाते हैं, उन पर आशिक हो जाते हैं। इन बातों की मुझे समझ नहीं आती। क्या जिन्नात की दुनिया में सनफे मुखालिफ नहीं होती जो वो इंसानों में ढूंढने के लिए आ जाते हैं। हैरान होते हुए मैंने पूछा, अरे लड़की, तुम्हें कब अक्ल आएगी, मेरी बातें तुम्हें क्यों समझ नहीं आती। जिन्नात भी अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक हैं, लेकिन उनमें भी इंसानों की तरह नेक और शैतान जिन्नात पाए जाते हैं। जिन्नात और इंसान अजल से एक दूसरे के दुश्मन हैं। जहां जिन्नात को मौका मिलता है वो इंसान को तकलीफ पहुंचाए बगैर नहीं रहते। ये इतनी सी बात तुम्हें समझाना चाहती हूं, लेकिन तुम तो अल्लाह ही जानता है कि किस मट्टी से बनी हो, किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। सर पीटते हुए दादी अम्मा ने कहा, नाश्ता करने के बाद बर्तन वहां ही मत छोड़ देना, बल्कि उठाकर किचन में ले जाना। मेरी और दादी की बहस ना जाने और कितनी तवील हो जाती। मामा ने आवाज देकर गंदे बर्तन उठाने को कहा। नाश्ते के बर्तन उठाकर किचन में रख कर और दोबारा दादी अम्मा के पांव की तरफ लेट गई। अस्सलाम वालेकुम। अंदर दाखिल होते हुए अब्बा ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मैंने चहकते हुए जवाब दिया। उस वक्त अब्बा तो दफ्तर में होते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। जल्दी से मैंने पूछ लिया, कैसी है मेरी गुड़िया रानी, क्या हाल है। रात को जब मैं आया तो तुम सो रही थी, इसलिए मेरी तुमसे मुलाकात ना हुई थी। आप दोनों बहन भाइयों के साथ ही तो मेरे घर में रौनक है। वो दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है, लेकिन तुम तो घर पर थी। सबके साथ खाने में शिरकत करने के बजाय तुम सरे शाम ही सो गई थी। प्यार से अपने साथ लगाते हुए बाबा ने एक लंबा सा शिकवा किया। बस मैं आपको क्या बताऊं कि कल शाम मैं जल्दी क्यों सो गई थी। कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, इसलिए लेटे लेटे मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गई। अब्बा की फिक्रमंदी को महसूस करते हुए मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐसी क्या बात हो गई कि मेरी गुड़िया रानी कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। मुझे अपने साथ सोफे पर बिठाते हुए बाबा ने पूछा, क्या आपको दादी अम्मा ने कुछ नहीं बताया कि कैसे मुझ पर लाठी चार्ज किया गया था। इंतहाई मासूम शक्ल बनाते हुए मैंने पूछा, ओके, मुझे अंदाजा हो रहा है कि कल आप पर लाठी चार्ज किसने किया होगा और क्यों किया होगा। मुझे कुछ कुछ अंदाजा है,
بابا نے ہنستے ہوئے کہا۔ دادی اماں خشمگین نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ تو پوچھ لو کہ تمہاری بیٹی پر لاٹھی چارج کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ دادی اماں نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ نے اس بارش میں پھرنے سے منع کیا ہوگا اور اس نے آپ کی بات نہ مانی ہوگی، جس کی وجہ سے اسے مار کھانا پڑی۔ میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بابا نے کہا۔ حفیظ اللہ، تمہاری بیٹی میری کوئی بات نہیں مانتی، اس لیے غصے میں آ کر مجھے اس پر سختی کرنی پڑی۔ دادی اماں نے سینہ تان کر جواب دیا۔ یہ آپ دونوں دادی اور پوتی کا مسئلہ ہے، میں اس میں نہیں بول سکتا، بابا نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ بابا نے جلدی سے کہا، وہ اس وقت جو فائل لینے کے لیے گھر آئے تھے وہ لے کر چلے گئے۔ دن کے وقت وہ اپنے آفس میں ہی ہوتے تھے، گھر میں نہیں آتے تھے، لیکن آج فائل لینے کے لیے انہیں آنا پڑا تھا۔ ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ جنات سے اتنا زیادہ کیوں ڈرتی ہیں؟ بہت سنجیدہ انداز سے میں نے پوچھا۔ میں جنات سے نہیں ڈرتی، لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جنات ایک شرارتی مخلوق ہوتی ہیں، انسانوں کو تکلیف پہنچا کر انہیں لذت محسوس ہوتی ہے۔ دادی اماں نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ نے جنات کو دیکھا ہوا ہے کیا؟ کبھی کسی جن سے یا چڑیل سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ دادی اماں کے خوف کو محسوس کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اللہ نہ کرے میری کبھی کسی ایسی مخلوق سے ملاقات ہو، لیکن اس بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی ہیں۔ ایک واقعہ تو اپنے بچپن کا مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے۔ دادی اماں نے تیز لہجے سے جواب دیا۔ مجھے بھی وہ واقعہ سنا دینا تاکہ مجھے بھی احساس ہو سکے کہ جنات کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ دادی اماں کے خوفزدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، جب ہندو، سکھ اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تب میری عمر صرف 5 برس کی تھی۔ ہمارے محلے کے نوجوان مولوی صاحب نے شادی کی تو ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ مولوی صاحب بھی شکل و صورت میں کسی سے کم نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت سا بیٹا عطا کیا۔ وہ بیٹا چند ماہ کا تھا کہ ایک دن چارپائی سے غائب ہو گیا۔ اس وقت مولوی صاحب کی بیوی گھر میں اکیلی تھی۔ پورے محلے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ بچہ اغوا ہو گیا ہے۔ پولیس کو بھی شامل کیا گیا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچہ کون لے کر گیا ہے۔ شام کے وقت انہونا واقعہ پیش آیا۔ بچہ دوبارہ اپنے بستر پر سویا ہوا مل گیا۔ جب اس معاملے کی تحقیقات کروائی گئیں، اس سلسلے میں ایک روحانی بزرگ سے مدد بھی لی گئی تھی۔ تب پتہ چلا کہ جنات اس بچے کو اٹھا کر اپنی دنیا میں لے گئے تھے۔ بچہ بہت خوبصورت اور معصوم تھا، اس لیے جب ایک جناتی جوڑا پاس سے گزرا تو انہیں وہ بچہ اتنا پسند آیا اور وہ اسے اپنی دنیا میں لے گئے۔ جب جنات کے قبیلے میں یہ خبر پھیلی تو ان کے سردار نے انہیں بچہ جلد سے جلد واپس کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے اس جوڑے کو بچہ چھوڑنا پڑا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بچہ کدھر گیا ہے۔ دادی اماں نے تفصیل سے پورا واقعہ سنایا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو واقعہ سنا رہی ہیں وہ سچا ہو، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا۔ دادی اماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے جواب دیا، تم یقین کرو یا نہ کرو، واقعہ بالکل سچا ہے۔ دادی اماں نے لاپرواہ انداز سے کہا اور تسبیح اٹھا کر دل ہی دل میں کچھ پڑھنا شروع ہو گئی۔ آج گرمی بہت زیادہ تھی، ہوا بند ہونے کی وجہ سے حبس بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ 2-3 دن بارش نہ برسی تو گرمی برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد باہر صحن میں نکلی تو آسمان پر کہیں بادل دکھائی دے رہے تھے، لیکن ہلکی ہلکی دھوپ بھی موجود تھی اور ہوا بالکل بند تھی۔ اللہ کرے آج موسلا دار بارش برسے اور میں پھر سے اس بارش میں نہاؤں۔ دل ہی دل میں نے دعا کی اور کمرے میں آ کر پنکھے کے نیچے بیٹھ گئی۔ آسی، گھر کا کوئی کام بھی کر لیا کرو، کل کپڑے دھوئے تھے، سارے بکھرے پڑے ہیں، انہیں تہ لگا کر اپنی اپنی جگہ پر رکھ دو۔ ماما نے مجھے لیٹے ہوئے دیکھ کر کہا، شام کو کر دوں گی۔ جان چھڑانے کے لیے میں نے کہا، ابھی کون سا کام کر رہی ہو، بالکل فارغ ہو، کوئی بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے اٹھو۔ ماما نے غصے سے کہا تو مجبوراً مجھے اٹھنا پڑا۔ شام تک آسمان بادلوں سے ڈھک گیا اور تیز تیز ہوا بھی چلنے لگی۔ ایک دم سے موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ دادی اماں کی صحت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کھول کر میں موسم سے لطف اندوز ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ موسم ایک دم سے بہت شاندار ہو گیا تھا۔ میری بے چین طبیعت مجھے بار بار بارش میں بھیگنے کے لیے اکسا رہی تھی، لیکن چند دن پہلے والا
दादी अम्मा का गुस्सा याद आ रहा था। आज तो दादी अम्मा अपने कमरे में है, इस मौका से फायदा उठाना चाहिए, मैंने खुद से कहा और बाहर सहन में आ गई। मुझे अंदेशा था कि अगर दादी अम्मा के कमरे की खिड़की खुली हुई तो वो मुझे देख सकती थी, इसलिए सहन के पिछली तरफ आ गई। आंखें बंद करके खड़ी हो गई। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर जोर से लग रही थी। थोड़ी देर बाद आंखें खोल कर देखा तो एक बड़ी सी चमगादड़ दरख्त पर बैठी हुई थी। ये दरख्त हमारे घर से मुल्हिका प्लाट में लगा हुआ था। इतने बड़े साइज की चमगादड़ मैंने आज से पहले कभी ना देखी थी। उसे देखकर मैं डर गई। ये इतनी बड़ी चमगादड़ तो बारिश से बचने के लिए हमारे घर में भी दाखिल हो सकती है। चमगादड़ का साइज देखते हुए मैंने सोचा, अगर ये खिड़की के रास्ते किसी भी कमरे में दाखिल हो गई तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये सोचते हुए मैंने पत्थर जमीन से उठाया और निशाना लेकर चमगादड़ को मार दिया। एक खौफनाक किस्म की आवाज निकालता हुआ उड़ गया। मैं उसे भगाना चाहती थी ताकि वो हमारे घर में दाखिल ना हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैंने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। दादी अम्मी का डर था कि अगर वो कमरे से बाहर निकल आईं तो उन्होंने कोई लिहाज रखे बगैर जी भरकर मेरी पिटाई करनी है और मामा ने भी उन्हीं का साथ देना है। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं कमरे में वापस आ गई और खुश्क कपड़े पहन लिए। बेड पर बैठ के मैंने कॉलेज की किताबें बैग से निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे यूं महसूस हुआ कि खिड़की में कोई मौजूद है। निगाह उठाकर देखा तो सांस लेना भूल गई। पलकें झपके बगैर मैं हैरान नजरों से देख रही थी। खिड़की की जाली के साथ एक बड़ी सी चमगादड़ बैठी हुई थी। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि वो मेरी तरफ ही देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है। मैं ऊंची आवाज में चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज मेरे हलक में दब कर रह गई। खौफ के मारे मैं अपनी जबान को हरकत भी नहीं दे पा रही थी। अचानक ही दरवाजा खोलकर मामा कमरे के अंदर दाखिल हुई। किचन में आकर मेरी मदद करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि दादी अम्मी की सेहत ठीक नहीं है। इसके बावजूद तुम्हें एहसास नहीं हो रहा कि तुम कमरे से बाहर निकलकर मेरी कोई मदद ही कर दो, मामा ने मुझे डांटते हुए कहा। मेरी निगाहें अभी तक खिड़की पर ही जमी हुई थी, लेकिन एकदम से वो चमगादड़ गायब हो चुकी थी। अब क्या जबान बंद करके बैठी रहोगी? किचन में आकर मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी दादी अम्मी के लिए सूप बना रही हूं। तुम आटा गूंदो, शाम हो रही है, मामा ने जल्दी से कहा और कमरे से बाहर चली गई। एक लंबा सांस लेते हुए मैंने शुक्र अदा किया कि मेरी सांसें चल रही थी। खौफ के मारे मुझे लग रहा था कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई और किचन में मामा की मदद करने लगी। किचन में काम करने के बाद मैं दादी अम्मी के कमरे में बैठ गई। अपने कमरे में जाते हुए खौफ महसूस हो रहा था। हो सकता है कि यह महज इत्तेफाक हो। बारिश के मौसम में हशरातुल अर्ज बाहर निकल आते हैं। जो चमगादड़ दरख्त पर बैठा हुआ था और जो खिड़की से लटक रहा था, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अपने दिल को तसल्ली देते हुए मैंने कहा, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। दादी अम्मी की सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए सबने उन्हीं के कमरे में खाना खाया। आज रात को मैं इसी कमरे में अपनी प्यारी दादी अम्मी के पास सो जाती हूँ। लाड से दादी जान की गर्दन में बाजू डालते हुए मैंने कहा, नहीं बेटा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कमरे में मैं खुद सो जाऊंगी। आप तो गधे घोड़े बेच कर सोती हैं। अगर रात को दादी अम्मा की सेहत खराब हो गई या किसी चीज की जरूरत हुई तो आपको जगाना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में तो मुमकिन ही नहीं है। मामा ने मजाहिया अंदाज से मेरी गहरी नींद पर तंज किया था। ठीक है, मुझे क्या एतराज हो सकता है। अगर आप सोना चाहती हैं तो सो जाएं। मुंह फुलाते हुए मैंने जवाब दिया। इस बात में भी हकीकत थी कि मैं अगर एक बार सो जाऊं तो फिर जागना मेरे लिए मुश्किल होता है। देर तक दादी अम्मी के कमरे में बैठी रही और फिर सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। मैं कमरे की खिड़की बंद कर देना चाहती थी, लेकिन फिर कमरे में हब्स बढ़ जाता था। रात को ना जाने कौन सा पहर था। किसी अनजाने खौफ के तहत मेरी आंख खुल गई। आंखें खोलकर मैंने देखा तो कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। खिड़की में बैठा हुआ चमगादड़ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ ही देख रहा था। खौफ की एक सर्द लहर मेरे पूरे जिस्म में फैल गई थी। जिसे मैं अपना वहम समझकर खुद को तसल्ली दे रही थी, वो हकीकत बनकर मेरे सामने मौजूद था। चमगादड़ की आंखें उसके जिस्म के मुकाबले में बहुत बड़ी बड़ी थीं और उनसे रोशनी निकल रही थी।
خوف کے مارے میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا اور پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں بے ہوش ہی ہونے کے قریب تھی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ ایک انتہائی وزنی چیز میرے سینے پر رکھ دی گئی ہو۔ سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، لیکن کیا چیز ہے مجھے بھی کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا سارا جسم اور دماغ بہت بھاری ہو چکا تھا۔ سینے پر وزن ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں بہت دقت محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر اچانک ہی میں اپنے ہوش کھو بیٹھی اور ارد گرد سے بے خبر ہو گئی۔ صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ رات کا پورا واقعہ میری نگاہوں میں گھوم گیا۔ میرے ساتھ ہونے والا عجیب و غریب واقعہ مجھے حیران اور پریشان کر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا سر بہت درد کر رہا تھا۔ میں سونا چاہتی تھی، اس لیے دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کروٹیں بدل بدل کر میرا جسم دکھنے لگا تھا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف مجھ پر حاوی تھا۔ کمرے سے باہر نکل آئی۔ دادی اماں آج بھی اپنے کمرے میں تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کی صحت بہتر نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی آرام سے بستر پر بیٹھنے والی نہیں تھی۔ بابا ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ ماما نے حیران ہوتے ہوئے مجھے دیکھا۔ اتنی جلدی تم کیسے جاگ آئیں؟ تمہاری صحت تو ٹھیک ہے نا؟ ماما نے فکر مندی سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بس مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے مزید سونے کا ارادہ ترک کر دیا اور باہر نکل آئی۔ ماما کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ ماما نے کہا اور کچن میں چلی گئیں۔ ناشتہ کرنے کا بالکل جی نہیں کر رہا تھا، لیکن ماما کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ چند لقمے کھانے کے بعد میرا جی اکتا گیا اور چائے کا کپ لے کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی کھڑکی کا پردہ میں نے برابر کر دیا تھا، اس لیے اب باہر کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے زوردار آواز سے چیخنا شروع کر دیا۔ بیڈ پر ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ پڑا ہوا تھا۔ اتنا بڑا سانپ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ شور کی آواز سن کر ماما اور سلمہ بھی میرے کمرے میں آ گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ میرا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے ماما نے پوچھا۔ سانپ، میرے بیڈ پر سانپ ہے، خوفزدہ انداز میں نے اپنے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو۔ اس کمرے میں سانپ کہاں سے آئے گا؟ ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ماما نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میں نے خود دیکھا تھا، ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ میرے بیڈ پر موجود تھا۔ خوف سے اٹک اٹک کر میں نے کہا، میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، تمہارے کمرے میں سانپ کیسے آ سکتا ہے؟ ماما نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے سانپ دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، ابھی میں اچھی طرح سے کمرہ چیک کر لیتی ہوں۔ سامنے والے کے چوکیدار کو بلا لاؤں، وہ اچھی طرح دیکھ لے، اگر کسی کونے میں سانپ چھپ گیا ہو تو وہ نکال مارے گا۔ ماما نے ملازمہ سے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماما مجھے دادی امی کے کمرے میں لے آئی تھی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ساری صورتحال جاننے کے بعد تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ماما نے مجھے پانی پلایا اور تسلی دیتی رہی۔ بی بی جی، سارا کمرہ اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے، کمرے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے دیکھ کر بی بی جی ڈر گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ نے آ کر بتایا، شام تک میری طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی، لیکن میرے دل میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، میں کسی کی نظروں کی زد میں ہوں۔ رات کے وقت کھانا کھاتے ہوئے بھی میرا سارا دھیان اس نادیدہ مخلوق کی طرف تھا جس نے مجھ پر نظریں گاڑی ہوئی تھی۔ یہ میرا وہم تھا یا حقیقت، اس کا تو مجھے علم نہیں تھا، لیکن مستقل طور پر خوف نے میرے اندر پنجے کاٹ لیے تھے۔ بابا بھی بہت پریشان ہو رہے تھے اور اپنی تسلی کے لیے میرا پورا کمرہ اچھی طرح سے چیک کیا۔ رات کو بہت دیر تک بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھک ہار کر آخر نیند آ ہی گئی۔ میں سو رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ میرے بیڈ پر کوئی اور بھی موجود ہے۔ جلدی سے آنکھیں کھول کر میں نے دیکھا، لیکن کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہے؟ کسی انجانے خوف کے تحت میں نے پوچھا۔
लेकिन कोई जवाब न मिला। साइड लैंप रोशन किया तो एक जोरदार चीख मेरे हलक से बरामद हुई। बेड पर एक बहुत बड़ा सांप लेटने के अंदाज में पड़ा हुआ था। सांप का सर तकिए पर था और बाकी जिस्म बेड पर दराज था। खौफ के मारे मेरा सारा जिस्म थर थर कांपने लगा। चीख चीख कर मैंने सारा घर सर पर उठा लिया। चीखों की आवाज सुनकर मामा और बाबा हवास बाख्ता मेरे कमरे में दाखिल हुए। क्या हुआ है? क्यों चीख रही हो? कोई भूत देख लिया है? मामा ने मेरे करीब आकर जोरदार आवाज से पूछा। सांप। उंगली से बेड की तरफ इशारा करते मैंने कहा, किधर है? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। कमरे के चारों अतराफ में देखते हुए बाबा ने जल्दी से कहा, वो बेड पर है। मैंने दोबारा इशारा करते हुए कहा, बेटा क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बार बार सांप नजर आ रहे हैं? मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए मामा ने फिक्रमंदी से पूछा, इस कमरे में रहना इसके लिए ठीक नहीं है, इसे अपने कमरे में ले चलो। बाबा ने मामा से कहा और फिर हम दूसरे कमरे में आ गईं। सारी रात मैं खौफ के आलम में बैठी रही। नींद मुझसे कोसों दूर थी। चाहकर भी मैं सो न सकी। दादी अम्मा भी मेरे लिए बहुत परेशान हो चुकी थी। अब तो ये सिलसिला चल पड़ा था। मैं जब भी कहीं अकेले मौजूद होती, स्याह रंग का सांप मेरे इर्द गिर्द नजर आने लगता। मैंने अपना कमरा छोड़ दिया था और दादी अम्मी के कमरे में उनके साथ सोने लगी थी। अपने कमरे से मुझे खौफ महसूस होता था। आदिल भाई भी वापस आ चुके थे। घर के हालात देखकर वो भी बहुत परेशान हो गए थे। मुझे हर वक्त अपने कंधों पर और सर पर एक भारी बोझ महसूस होता था। खाना पीना सब भूल चुकी थी। हर वक्त खौफ की कैफियत में मुब्तला रहती थी। मामा बाबा सब मेरे लिए बहुत परेशान थे। मेरा चेहरा मुरझा चुका था। मुझे हर शख्स से खौफ महसूस होता था। एक दिन बाहर सहन में बैठी हुई थी। हवा चल रही थी। रात बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हमारे सारे इलाके की बिजली खराब हो गई थी। मामा घर के कामकाज में मशरूफ थी, जबकि मैं और दादी जान बाहर सहन में बैठकर हवा का मजा ले रही थी। अचानक ही मुझे अपनी कुर्सी से कुछ फासले पर जमीन पर गिरा हुआ एक बड़ा सा चमगादड़ दिखाई दिया। दादी अम्मा वो देखें। हैरान नजरों से मुर्दा चमगादड़ की तरफ देखते हुए मैंने दादी अम्मा से कहा, अरे तौबा तौबा, इतना बड़ा चमगादड़ तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। दादी अम्मा ने कानों को हाथ लगाते हुए हैरत से कहा, रात की बारिश की वजह से शायद ये मर गया है। दादी अम्मा ने अपने ख्याल का इजहार किया। उसके मरने का सुनकर मुझे ना जाने क्यों सुकून महसूस हुआ था। मुलाजिमा को आवाज दो कि उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दे। दादी अम्मा ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। वो ज्यादा देर तक इस चमगादड़ को देख नहीं सकती थी, क्योंकि वो उसे देखकर खौफ महसूस कर रही थी। सलमा बाहर आओ, दादी अम्मा बुला रही हैं। ऊंची आवाज से मैंने सलमा को पुकारा। जरा सी देर बाद वो हमारे पास आकर खड़ी हो गई। दादी अम्मा ने उससे कहा कि इस मरे हुए चमगादड़ को उठाकर घर से बाहर फेंक दो। अल्लाह तौबा बीबी जी, इतना बड़ा चमगादड़ तो मैंने कभी नहीं देखा। सलमा ने भी उस चमगादड़ को देखने के बाद कानों को हाथ लगाए थे। वो झाड़ू की मदद से चमगादड़ को उठाकर बाहर फेंकने लगी तो एक हैरत अंगेज वाकया रूनुमा हुआ, जिसे देखकर हम सब खौफ के मारे कांप उठे। वो मुर्दा चमगादड़ एकदम से फड़फड़ाने लगा। खौफ के मारे सलमा ने झाड़ू हाथ से नीचे फेंक दिया और भागती हुई हमारे पास आकर खड़ी हो गई। चमगादड़ जमीन पर गिर चुका था। अचानक ही उसने एक अजीब हरकत की। वो हवा में उल्टी सीधी कलाबाजियां लगाता और एक भयानक चीख हलक से निकालकर एकदम से हमारी नजरों के सामने से गायब हो गया। ये सब कुछ इतना जल्दी और अचानक हुआ कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। ये सब क्या हो रहा है? दादी अम्मा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, अल्लाह खैर करेगा। यहां पर बैठने से बेहतर है कि कमरे में चलकर बैठें। कुर्सी से उठते हुए दादी अम्मा ने कहा। सलमा की हालत तो बहुत बुरी हो रही थी। दादी अम्मा बहुत फिक्रमंद दिखाई दे रही थी। सारा दिन बहुत खौफ के आलम में गुजरा। बाबा और भाई बहुत परेशान थे कि ऐसे वाकयात हमारे घर में पहले तो कभी नहीं हुए थे। रात तक मैं तेज बुखार में जलने लगी थी। डॉक्टर को बुलाकर चेकअप भी करवाया गया, लेकिन कोई दवाई असर ही न कर रही थी। बहुत दिनों तक मेरा बुखार ठीक ना हुआ। मैं हर वक्त घर में शोर हंगामा बर्पा किए रखती थी। अब तो मेरी आवाज सुनने के लिए भी सब तरसने लगे थे। मुझे अपने जिस्म पर बहुत बोझ महसूस होता था। अब तो मैं हर वक्त खाली जहन की कैफियत में रहने लगी थी। मुझे यूं महसूस होता था कि मेरे सोचने समझने की सब ताकतें खत्म हो चुकी हैं
बुखार से तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैं दादी अम्मा के कमरे से बाहर निकली। हर चीज मुझे बहुत अजीब दिखाई दे रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बेटी कमरे से बाहर आई। मामा ने मुझे प्यार से अपने साथ लगाते हुए कहा और सोफे पर मेरे साथ बैठ गईं। मामा को खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन मैं न जानती थी कि ये खुशी तो सिर्फ चंद पल की मेहमान है। तुम आराम से बैठकर दादी अम्मा के साथ बातें करो, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेकर आती हूँ, खुशी से भरपूर लहजे में मामा ने कहा और किचन में चली गई। दादी अम्मा भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद मामा किचन से जूस बना कर ले आई। मुझसे चंद कदम के फासले पर मामा रुक गईं और हैरान नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। अचानक ही उनका चेहरा खौफ से नीला पड़ने लगा था और हाथ में पकड़े हुए बर्तन आपस में टकराने लगे थे, जिससे मुझे एहसास हुआ कि वो खौफ से कांप रही हैं। क्या हुआ मामा, आप क्यों घबरा रही हैं? मामा की हालत देखते हुए मैंने हैरत से पूछा। सांप, सांप। खौफ के मारे उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाले दो लफ्ज जिन्हें सुनकर मैं चौंक गई थी। किधर है सांप? मामा की निगाहों का ताक्कुब करते हुए मैंने गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखा, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मामा के साथ आकर सलमा भी खड़ी हो गई और हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। हाथ में पकड़े हुए बर्तन मामा ने जमीन पर ही रख दिए थे। क्या हो गया है आप लोगों को? मुझे हैरान नजरों से क्यों देख रही हैं? मैं सांप तो नहीं हूं? मामा और सलमा की हैरान, परेशान और खौफजदा निगाहों को देखते हुए मैंने कहा, क्या तुम्हें एहसास नहीं हो रहा कि तुम्हारे जिस्म के साथ एक बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ है? मामा ने खौफजदा लहजे से कहा। नहीं, मेरे इर्द गिर्द तो कोई सांप नहीं है, मैंने अपने ऊपर एक निगाह डालते हुए कहा। अचानक ही मुझे अपने कान के बिल्कुल करीब सांप के फुंकारने की आवाज सुनाई दी। एक लम्हे के लिए तो खौफ के मारे मेरे जिस्म का सारा खून मुंजमद हो गया और फिर मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आई तो मैं दादी अम्मा के बिस्तर पर मौजूद थी और कमरे में मामा, बाबा, आदिल भाई और दादी अम्मा भी मौजूद थीं। तबस्सुम बेटा, मुल्तान में हमारे पीर साहब रहते हैं, तैयारी कर लो, हम सब ने वहां जाना है। जब मेरी तरफ से सबको तसल्ली हो चुकी थी कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूं, तब अचानक से दादी अम्मा ने कहा, दादी अम्मा, मुल्तान तो बहुत दूर है, इतना लंबा सफर करना आपके लिए मुमकिन नहीं है। ऐसा ना हो कि आपकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो जाए। दादी अम्मा के परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने कहा, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा और मुझे उम्मीद है कि कुछ नहीं होगा। दादी अम्मा ने मेरी परेशानी पर मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, आसिया बिल्कुल ठीक कह रही है, इतना लंबा सफर करना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। बाबा ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मैंने आपसे कहा कि मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। उस वक्त सबसे बड़ा मसला हमें इसी की सेहत का है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने पीरो मुर्शद से मदद हासिल करें। आसी इस वक्त किसी आसेब का शिकार हो चुकी है और देर करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। सुबह सवेरे हम सबको घर से निकलना होगा। दादी अम्मा ने अपना फैसला सुना दिया था, इसलिए अब कोई बहस करने की गुंजाइश बाकी न बची थी। सुबह सवेरे हम सब घर से मुल्तान के लिए रवाना हो चुके थे। एक थका देने वाले सफर के बाद हम एक मज़ार के अहाते में दाखिल हुए। मज़ार के दाईं तरफ एक बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई थी। हर तरफ गाड़ियों का रश था। कुछ आगे बढ़े तो मर्दों, औरतों और बच्चों का एक हुजूम था। पीर साहब उस वक्त अपने हुजरे में मौजूद थे। हम भी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। जब हमारी बारी आई तो हम भी हुजरे में दाखिल हो गए। हुजरे की जमीन पर एक साफ सुथरा कारपेट बिछा हुआ था। पीर साहब एक कोने में जमीन पर बैठे हुए थे। उनके नौरानी चेहरे पर नजर डालते ही मेरी हालत अजीब सी होने लगी थी। मैं यहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन दादी अम्मा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। अचानक ही मेरे जिस्म को जोर जोर से झटके लगने लगे और मेरी गर्दन एक तरफ ढलक गई और मैं इर्द गिर्द से बेखबर हो गई। मेरे कानों में ऊंची ऊंची सी आवाज आ रही थी, जिसे कोई शख्स ऊंची आवाज से तिलावत कर रहा हो। आंखें खोल कर देखा तो पीर साहब आंखें बंद किए ऊंची आवाज से तिलावत कर रहे थे। मैं उसी हुजरे में मौजूद थी। सब मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए थे। अचानक ही एक काले रंग का सांप पीर साहब पर हमला करने लगा तो पीर साहब ने जोरदार धक्का देकर उसे खुद से दूर फेंका तो वो दीवार से जा लगा। दीवार से लगकर वो जमीन पर गिर गया था। अरे कमबख्त,
तू क्यों इस लड़की के पीछे पड़ गया है? पीर साहब ने ऊंची आवाज से कहा। इससे पहले कि पीर साहब उससे कुछ पूछते, अचानक ही एक हैरत अंगेज मंजर देखने में आया। जिस जगह पर सांप गिरा था, अब उस जगह पर एक नौजवान बैठा हुआ था। उस नौजवान की शक्ल बहुत अजीब व गरीब और आंखें बहुत सुर्ख हो रही थी। तुम इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हो? पीर साहब ने जलाली अंदाज में पूछा। इस लड़की ने पत्थर मारकर मुझे जख्मी कर दिया था। नौजवान ने इंतहाई गुस्सीली निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। नहीं पीर साहब, मैं तो इसे जानती भी नहीं, आज पहली बार इसे देख रही हूं। इंकार में गर्दन हिलाते हुए मैंने कहा, इस लड़की ने मुझे जख्मी किया था और खुशबू लगाकर बाल खोलकर ये बारिश में भीगती रहती थी। इसके बाल भी बहुत खूबसूरत हैं। एक दिन मैं इसे बारिश में भीगते हुए देख रहा था। इसने अचानक एक पत्थर उठाकर मुझे मार दिया, जिससे मैं जख्मी हो गया था। उस नौजवान ने तफसील से जवाब दिया। ये सुनकर तो वो हैरतज़दा होकर रह गई। दादी अम्मा की सब बातें अब मुझे सच दिखाई देने लगी थी। मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। ये जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। शर्मिंदा अंदाज से मैंने उससे माफ़ी मांगी। क्या तुम नहीं जानते कि किसी इंसान को तंग करना कितना बड़ा जुर्म है? अगर मैं ये शिकायत लेकर तुम्हारे कबीले में चला जाऊं तो तुम्हें सख्त से सख्त सज़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पीर साहब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इसने मेरे साथ जो कुछ किया था, मैंने उसका बदला लिया है। नौजवान ने लापरवाह अंदाज में जवाब दिया। इसका मतलब है मुझे तुम्हारी शिकायत तुम्हारे कबीले के सरदार से करनी पड़ेगी या तुम्हें खुद ही कोई सजा दे दूं? इस बार पीर साहब ने गुस्से से पूछा था। नहीं नहीं, आपको सरदार साहब से कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही इस लड़की को छोड़ दूंगा। नौजवान ने जल्दी से कहा। हाँ, तुम वादा करो कि आज के बाद कभी भी इस लड़की को तंग नहीं करोगे। पीर साहब ने उससे वादा लिया और उसे जाने की इजाजत दे दी। आज मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि मेरे सर के ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। नौजवान लड़कियों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि उनकी हद कहाँ तक मुकर्रर की गई है। बालों को ना ढकना और खुशबू लगाकर शाम के वक्त घर से बाहर निकलना अच्छी बात नहीं है। औरत को अल्लाह ताला ने छुप कर रखने का हुक्म दिया है, यानी कि उसे खुद को छुपा कर रखना चाहिए। बारिश में लुत्फ अंदोज होने का हर शख्स का जी चाहता है, लेकिन हर बात की एक हद होती है। किसी भी परिंदे को पत्थर मारना कोई इंसानियत नहीं। हाँ, आज के बाद एहतियात करना और अपनी जिंदगी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारने की कोशिश करो, ताकि तुम हर तरह की मुसीबतों से बच सको। पीर साहब ने मुझे अच्छा खासा लेक्चर दे दिया था। मैं जानती थी कि दादी अम्मा पहले से ज्यादा मुझ पर सख्ती करेंगी, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि ये सब मेरे भले के लिए ही होगा। मुझे खुद को इस्लामी कवानीन का पाबंद बनाना चाहिए ताकि एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकूं। पीर साहब के हुजरे से बाहर निकलते हुए मैंने एक फैसला कर लिया था। मैं एक अच्छी इस्लामी लड़की बन जाऊंगी ताकि मेरे माँ बाप को मेरी वजह से कोई परेशानी ना उठानी पड़े। मैं जानती थी कि एक अच्छा मुस्तकबिल मेरा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।